क्या आप कोई बड़ा निवेश या खर्च करने की सोच रहे हैं? क्या आप लोन पर घर या कार खरीदने का मन बना रहे हैं? तो थोड़ा संभल कर। 2023 को लेकर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस साल मंदी आएगी। वैसे ही बेरोजगारी देश में एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में आर्थिक मंदी के आने की बात परेशानी को बढ़ा सकती है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू। आर्थिक मंदी और सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर खबरें अक्सर आती हैं। केंद्र सरकार और वित्त मंत्री अक्सर इन खबरों का खंडन भी करते हैं। कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए वैश्विक मंदी का इस पर असर नहीं होगा। हम वैश्विक मंदी में भी बेहतर तरक्की कर सकेंगे। लेकिन इस बार यह खबर इसलिए खास है क्योंकि खुद मोदी सरकार के मंत्री मंदी के आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में कहा कि यह सच है कि वर्तमान में विभिन्न विकसित देश मंदी का सामना कर रहे हैं। देश में जून के बाद मंदी आने की आशंका जताई जा रही है। केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं कि देश के नागरिकों पर मंदी का असर न पड़े। केंद्रीय मंत्री के इस बयान से यह तो साफ है कि मंदी आने ही वाली है। अब सवाल यह है कि मंदी का असर किस पर और कितना होगा। तो पहले यह जान लें कि मंदी आने के संकेत क्या हैं। तो जानकारों का मानना है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था 2023 में मंदी की ओर बढ़ रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दुनिया भर में महंगाई और बैंक ब्याज दर के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सुस्ती देखी जा रही है। जो अर्थव्यवस्थाएं तेज विकास की उम्मीद दिखा रही थी, उनके भी विकास के अनुमानों को कम कर दिया गया है। विकास की उम्मीदों वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी एक है। कोरोना के बाद पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार लौटती नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तिमाही आते आते इसके सुस्त पड़ने के संकेत मिलने लगे। 2022 जुलाई सितंबर यानी दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 6.3% थी, जो कि इससे पिछली तिमाही से आधे से भी कम है। बात विश्व बैंक के आकलन की करें तो उसमें भी जीडीपी के आंकड़ों के अनुमान में कमी कर दी है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% कर दिया है। इस बीच सीईबीआर की रिपोर्ट ने आर्थिक सुस्ती के लिए महंगाई को जिम्मेदार बताया है। सीईबीआर के निदेशक और हेड ऑफ कंसल्टिंग के डैनियल न्यूफील्ड का कहना है कि महंगाई पर काबू करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा देने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में मंदी का असर दिखेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई को कम करने और कंफर्टेबल लेवल पर लाने के लिए ब्याज दरों को जिस तरह बढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह से आने वाले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अक्टूबर महीने में आशंका जताई थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/3 से अधिक हिस्से में श्रिंकेज या फिर कमी दिख सकती है और फिर 25% संभावना है कि 2023 में ग्लोबल जीडीपी में महज 2% की वृद्धि दिखेगी। यही वैश्विक मंदी की स्थिति होगी। बात अगर भारत की करें तो पिछले साल कुल 5 बार आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया। दिसंबर में जब 5वीं बार रेपो रेट बढ़ाया गया, तब रेपो रेट दर 6.25% पर पहुंच गई। यानी साल 2022 में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 2.25% तक बढ़ा दिया है। यानी एक साल में 5 बार रेपो रेट बढ़ाकर आरबीआई ने लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि इस बार मंदी की वजह बनेगी महंगाई। ऐसे में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार को लोगों की जेब में पैसा डालना होगा ताकि वो बाजार में खर्च कर सकें। लेकिन अगर विपक्ष के आरोपों पर नजर डालें तो सरकार ऐसा करती नजर नहीं आ रही है। बेरोजगारी के आंकड़े पहले ही परेशान कर रहे हैं। अब तो आईटी सेक्टर में भी नौकरियां जाने का सिलसिला चल पड़ा है।
विदेशी कंपनियों की तो बात छोड़िए, HCL में की गई 350 लोगों की छटनी के बाद TCS, इन्फोसिस और विप्रो के कर्मचारी भी परेशान हैं। यानी IT सेक्टर में भी मंदी का जोर नजर आने लगा है। ऐसे में कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 7 महीने में 32% तक गिरावट आई है, तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस क्यों बनी हुई हैं? अगर सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ही कीमतों का निर्धारण करती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 18 रुपया प्रति लीटर तक कम हो सकती है। यानी अगर सरकार पेट्रोल डीजल को सस्ता कर देती तो महंगाई के खिलाफ लड़ाई में कुछ मदद जरूर मिल सकती थी। इतना ही नहीं, अगर बात 2008 की वैश्विक मंदी की करें, तब सरकार के इकोनॉमिक बूस्ट, कर्ज माफी और सस्ते कर्ज की नीतियों ने कंजम्पशन को बढ़ाया और अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। लेकिन अब के हालात में GST और नोटबंदी के बाद देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि नीचे की आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा ही है। मोदी सरकार इकोनॉमिक बूस्ट यानी सस्ता राशन, मनरेगा या दूसरी ऐसी योजनाओं पर खर्च तो कर रही है ताकि आम आदमी की जेब में पैसा जा सके, लेकिन कितना खर्च कर रही है ये इस बात से समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं और कर्ज माफी जैसे उपायों को रेवड़ी कल्चर बताकर उसका विरोध करती रही है। ऐसे में महंगाई कम करने के नाम पर अगर ब्याज दरों को ही बढ़ाते रहने का सिलसिला जारी रखा जाएगा तो इस बार मध्यम वर्ग की कमर भी टूट जाएगी। शायद सरकार इस बात को समझ रही है, इसलिए हाल ही में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो खुद भी मध्यम वर्ग से आती हैं और मध्यम वर्ग पर जो दबाव है उसको समझती हैं। निर्मला सीतारमण इशारे में कुछ कह रही हैं। हो सकता है कि इस बार के बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास सुविधाओं की घोषणा हो जाए। तो कैसा लगा आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू? क्या आपको भी लगता है कि 1 फरवरी को सरकार बजट में मध्यम वर्ग को कोई बड़ा तोहफा देने वाली है? क्या इस बार की मंदी से बचने के लिए टैक्स में छूट को सरकार हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले हमसे जुड़ें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।